हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसे कि बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था जिसमें हम क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स कैसे फिलअप करते हैं वो बातें हम जानेंगे। तो आज सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट पार्ट जो है ये है जिसमें हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्वांटम नंबर क्या है, देखो एक छोटा अच्छा टॉपिक है ये। क्वांटम नंबर क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन का साइज, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन। देखो चार बातें हमारे पास। इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है वो किस साइज का है, उसकी शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है और उसकी स्पिन कैसी है। ये सारी बातें कौन बताता है, आपका क्वांटम नंबर। जैसे कि आप जैसे आपका कोई डाटा लेने जाते हैं स्कूल के अंदर, तो आपका पर्टिकुलर क्या आपके फादर नेम है, आप कौन सी क्लास के अंदर हो, आपकी कितनी फीस लगती है, आप किस स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ते हो, आप मतलब सारी जानकारी होती है वहाँ पे। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास, आप मेडिकल में हो, नॉन मेडिकल में हो, आर्ट्स है आपके पास, क्या है, तो पूरी जानकारी, पूरा डाटा होता है आपका स्कूल के अंदर। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का पूरा डाटा कौन रखता है, आपका क्वांटम नंबर रखता है। तो वही बातें हमने बताई है। और क्वांटम नंबर 4 सेट का होता है। जैसे एक आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक आपके पास सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या उसको बोलते हैं एजीमेंथल क्वांटम नंबर, एक आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बताते हैं जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो क्या है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव क्या देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी जानकारी देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंप्लीट जानकारी देना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, वो किसका काम होता है, क्वांटम नंबर का काम होता है। और क्वांटम नंबर कितने सेट से बना हुआ है, 4 सेट से बना हुआ होता है। इसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है आपके पास एजुमेंथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। और ये किसके बारे में जानकारी देता है, इट टेल अस अबाउट द डिफरेंट शेल प्रेजेंट इन एन एटम। किसी जो आपके पास, जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड हो गया आपके पास। तो ये क्या आपके पास है, ये न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट सेल के होगी, एल होगी, एम होगी, और उससे आगे कौन हो जाएगा आपके पास, एन होगी, के एल एम एन, के एल एम एन। मतलब जैसे इसका नाम है के, फर्स्ट सेल है वो के सेल होती है, दूसरी है एल, तीसरी है एम, चौथी है एन। ठीक है, तो ये सेल के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, इससे हम ये भी बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन सेल, कि भाई कोई भी सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। एक जो सेल है उस सेल के अंदर पर्टिकुलर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी यही देता है आपके पास। अब कैसे जानकारी मिलेगी उससे, देखो सबसे पहले हमने ये देखा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल थे, पहला जो सर्कल बना हुआ के सेल है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, चौथा क्या है, एन आपके पास। ठीक है, तो ये 4 सेल हो गए हमारे पास। और इन ज़्यादातर आपके 4 सेल की बातें करते हैं। यहाँ पे आपके जो टोटल प्रोडक्ट टेबल के अंदर एलिमेंट है 118, तो उसमें हम बस यही सेल आते हैं हमारे पास, टोटल 4 ही, के एल एम और एन सेल। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्या पता लगता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है साइज के बारे में। किसके बारे में बताता है, साइज, कि इलेक्ट्रॉन का साइज कैसा है, जो किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट है उसके साइज के बारे में जो जानकारी देता है वो आपका कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो मैं आपसे एक बात बता रहा था यहाँ पे कि भाई मेरे को पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी सेल के अंदर। जैसे हमने लिया के का मान मैं 1 लेता हूँ, के का मान क्या लेता हूँ, 1 लेते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करो, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आपके पास, कितना आ सकते हैं 2। और अगर मान लो एल के लिए वैल्यू, एल की वैल्यू कितने ली मैंने 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी 8,
तो मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, जो आपके पास एल सेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। अगर मैं एम की मान लो कितने लूँ, 3, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 18। इसका मतलब जो आपकी एम सेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड इन सेल, सेल कौन आपके पास ये है के, एल, एम और एन सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर, आपके पास 2n का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास ये फर्स्ट हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में हमारे पास है एजुमेंथल या सब्सिडियरी, या इसका एक नाम हो रहा है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम है नंबर बेटा, जैसे इसको n से रिप्रेजेंट करते थे तो इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से। दूसरा, इट टेल अस अबाउट द सबसेल प्रेजेंट इन ए सेल। सबसेल प्रेजेंट इन ए सेल, सेल के अंदर कितनी सबसेल है उसकी जानकारी देता है। सेल के अंदर कितनी सबसेल है उसके बारे में जानकारी देता है आपके पास। और दूसरा ध्यान रखेंगे, जब भी हम एजुमेंथल क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं तो उसके लिए एक ही छोटी सी टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए, 0 1 2 3 SPDF, SPDF। ये एक नंबर याद होना चाहिए, 0 1 2 3, 0 1 2 3। और ये ध्यान रखेंगे ये सभी L की वैल्यू है। S के लिए हमेशा L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए D, ये SPDF क्या है, ये SPDF हमारे ऑर्बिटल है। SPDF क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल है आपके पास, ठीक है। और इनको सब सेल बोलते हैं, या इसको सेल बोल सकते हो या ऑर्बिट बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो उसमें कौन आएंगे, KLMN, इसमें कौन आते हैं SPDF, SPDF, इसमें कौन आएंगे KLMN। ओके, तो इसके लिए S के लिए हमेशा फिक्स होती है L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 वैल्यू होती है। F के लिए कितनी होती है L की वैल्यू 3। और दूसरा, हाँ बस इतना ही, बट इसमें हाँ सही है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। तो सेकंड वाला कौन आपके पास है, सब्सिडियरी एंगुलर क्वांटम नंबर। तो क्या बताता है, इट टेल अस अबाउट द सबसेल प्रेजेंट इन ए सेल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम है नंबर। तो ध्यान रखेंगे, जैसे हमने पीछे डिस्कस कर रहे थे बोर पोस्टुलेट्स के अंदर, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द जीमन एंड स्टार इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्पेक्ट्रम है उसकी स्प्लिटिंग लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जीमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कैसे करता है, महसूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। दो बातें हमारे पास, मैंने बताया स्पेक्ट्रम ऑफ स्प्लिटिंग लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। स्पेक्ट्रम ऑफ स्प्लिटिंग लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ये आपका न्यूक्लियस है, इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो किसकी तरह ये कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, इसकी तरह है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे जो ओरिएंटेशन आएगी, उससे क्या आएगी, ओरिएंटेशन। तो हम जानेंगे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये ओरिएंटेशन ये किसके बारे में जानकारी देता है, शेप के बारे में। जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है वो जानकारी देता है शेप की, इससे ऊपर पढ़ा था वो जानकारी देता है साइज की। मतलब आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछा जाए सिंपल सा कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है, तो आप बोलोगे साइज की। अगर आप बोल लो एजुमेंथल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है, तो आप बोलोगे शेप की। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसकी जानकारी देता है, तो आप बोलोगे ओरिएंटेशन की। किसकी जानकारी देता है, ओरिएंटेशन की। किसकी जानकारी देता है, ओरिएंटेशन की, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो हम कैसे बताते हैं, जो हमने हमारे पास L की वैल्यू आती है ना, उस L की वैल्यू को -L से लेकर, मतलब माइनस निशान से लेकर 0 भी इंक्लूड रखेंगे और +L तक जाएंगे।
अभी इनके एक एग्जांपल करके देखेंगे हम आपको, तभी पता लग जाएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल मैं करता हूँ आपके लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से लेकर 0 से +L, 0 से +L, मतलब माइनस भी आएगा, फिर 0 भी आएगा और +L भी आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो बताते हैं। देखो ये टेबल याद रखना, ये किसके लिए थी, एंगुलर क्वांटम नंबर के लिए। अभी एक क्वेश्चन करता हूँ, देखो छोटा सा आपके लिए, मैंने मान लो लिख दिया ऐसे 3s, क्या लिख दिया 3s, और आपसे पूछा जाए उसको बोलेगा कि n l m की वैल्यू लिखो। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर, m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों की वैल्यू लिखो। तो सबसे पहला n की वैल्यू कैसे लिखते हैं, n की वैल्यू जो भी आपके पास, देखो s, ये तो s किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को, तो जो बेटा आगे डिजिट होता है वो हमेशा n का मान होता है। अगर मैं कुछ भी लिख दिया यहाँ पे 4d लिख दिया मैंने, तो ये जो आगे का डिजिट होता है वो हमेशा n की वैल्यू को बताता है कि n का मान कितना है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ ऊपर 3s मैंने लिखा है, तो यहाँ पे n का मान कितना है 3 है, कितना है 3 आपके पास। उसके बाद हम किसका लिखते हैं, l की वैल्यू, किसके लिखते हैं l की वैल्यू। तो अभी मैंने एक टेबल बताई थी आपको, जैसे ऊपर की बातें तो हमारे पास हो चुकी हैं, तो अभी मैंने एक टेबल बताई थी आपको, ये टेबल थी 0 1 2 3 S P D F। तो ध्यान रखेंगे L के लिए मैंने बताया था, S के लिए हमेशा L की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे आंसर दोगे आप, L का मान कितना है 0 आपके पास, L का मान कितना है 0 हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसके लिए M की वैल्यू, तो M की जो वैल्यू आपके पास वो क्या आ गई भाई, 0 का -0 +0 करोगे मतलब 0 ही है ये तो। ठीक है, तो ये होगा आपके पास। अब एक बात ध्यान देंगे, अगर मान लो मैंने ऐसे 3D लिखता, मान लो मैं भाई यहाँ पे जो 0 था, 0 को -0 +0 लिखने क्या बात है, वो तो 0 ही है, तो इसका मतलब 0 मान होगा। अगर इसके लिए l का मान पूछे आपसे, तो n का मान कितना है, आगे वाला डिजिट n का मान बताता है 3 है, l का मान कितना है भाई, यहाँ से देखो टेबल में d के आगे कितना है 2, जो d ऑर्बिटल है उसके लिए l का मान हमेशा कितना होता है 2, p ऑर्बिटल के लिए 1, s के लिए 0, d f के लिए 3। तो अभी कौन है मेरे पास, d है, तो d के लिए क्या होगा 2, तो d के लिए 2 हो गया। m का मान अब लाप करोगे, अब l का मान 2 है, और मैंने बताया था मैग्नेटिक के लिए -L से +L लेते हैं, तो लो इसको, तो इसको -2 मतलब माइनस से चलेगी, -2 के बाद कौन आता है -1, फिर कौन आएगा 0, फिर +1, फिर +2, मतलब L की वैल्यू को माइनस से लेकर प्लस तक लेके जाना है आपको। तो ये आपके पास सारी वैल्यू किसकी है, ये आपकी M की वैल्यू, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऐसे आपको आंसर देने होते हैं इसके लिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये तीनों क्वांटम नंबर क्लियर आउट हो चुके होंगे। आप किसी की भी वैल्यू लिख सकते हो आप, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए 4f, तो n का मान कितना है 4, l का मान कितना होगा, टेबल में हमने देखा f के लिए l का मान कितना होता है 3, m का मान करो आप, कहां से जाओगे -L से लेकर +L, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे m के मान आ गए आपके पास। ये m हो गया, ये l हो गया, ये n हो गया आपके पास। ठीक है, दूसरा, तो ये बातें तो हमारी होगी कंप्लीट इसकी। तो ऐसे हमें पता करना होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, इधर एक दो बॉक्स में मैंने कुछ लिख रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, कि कितने ऑर्बिटल होंगे किसी सबसेल के अंदर, वो पता करना आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2l+1, 2l+1, मतलब ये बताना चाह रहा है आपसे कि S के अंदर कितने बॉक्स होते हैं भाई, कितने डब्बे, P के अंदर कितने बॉक्स, और D के अंदर कितने बॉक्स, F के अंदर कितने बॉक्स, मतलब जो आप बनाते हो ना ऐसे बॉक्स बनेंगे, आगे हम करेंगे इसके अंदर। जैसे S के अंदर एक ही बॉक्स बनता है, P के अंदर ऐसे 3 बनते हैं, D के अंदर ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्स बनेंगे। जैसे हमने जो शेप की थे ना, S की एक ही शेप थी सर्कल वाली, P के अंदर कितनी थी, PX PY PZ 3 थी, D के अंदर कितनी थी 5 थी। ओके, तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि S के अंदर एक ही बॉक्स, P के अंदर कितने बॉक्स आपके पास 3, D के अंदर 5, F के अंदर 7, और S के अंदर एक ही बॉक्स होता है। तो देखो एक बॉक्स आपके पास, तो उसके लिए इस फॉर्मूले से पता करेंगे हम कि कैसे पता करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, तो अब देखो कैसे पता करते हैं। अब ये देखो हमें पता है L की, मैं अगर मान लो L की वैल्यू 0 लिखता हूँ, तो मेरे को पता लग गया कि L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S के लिए। करो इसमें पुट,
2 इंटू 0 प्लस 1 कितना माना है 1, इसका मतलब कंफर्म हो गया। एस के लिए कितना बॉक्स बनता है, एक ही बॉक्स बनता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एल का मान कितना लेता हूं 1, तो वो किसके लिए होता है, पी के लिए, किसके लिए होता है, पी के लिए। तो यहाँ पे करो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, 2 जमा 1 3, तो भाई पी के लिए कितने होते हैं, पी के लिए 3 डब्बे होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 आपके पास। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अगर एल का मान कितना लिखता हूं मैं 2, तो 2 किसके लिए होता है, डी के लिए भाई। कर दो यहाँ पे 2, 2 इंटू 2 4, 4 में एक जोड़ा कितना आ गया 5, इसका मतलब डी में कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं, मतलब 5 ऑर्बिट 5 होते हैं dx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy dz स्क्वायर, dxy dyz dzx, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसी तरह आप इसमें कर सकते हो। तो f के अंदर कितने बॉक्स बनेंगे, 7 बनते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सब सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी सब सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका फॉर्मूला है 4l+2, 4l+2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल। करो भाई, l का मान 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए। करो यहाँ पे पुट 4 इंटू 0+2 कितना आ गया आपके पास 2। इसका मतलब ये पता लग गया भाई s के अंदर एक ही बॉक्स होता है, ये कंफर्म हो गया था अभी पीछे किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब ये भी कंफर्म हो गया कि उस एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे को एल का मान 1 लेता हूं, 1 किसके लिए है, पी के लिए भाई। कर दो यहाँ पे पुट, 1 पुट कर दिया, 4 एकम 4 जमा 2 कितना हो गया 6। इसका मतलब पी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर डब्बे कितने होते हैं, 3 भाई। एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के अंदर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई। एक बॉक्स के अंदर 2, पी के अंदर कितने होते हैं, 3, 3 का मतलब कितने मैक्सिमम आ सकते हैं उसके अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ के अंदर कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद लास्ट क्वांटम नंबर बचता है इसके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किसके बारे में जानकारी देता है, स्पिन के बारे में। किसके बारे में जानकारी देगा, स्पिन के बारे में। पहले वाला किसकी जानकारी देता है, साइज। दूसरे वाला शेप। तीसरा ओरिएंटेशन। तीसरा किसके देता है, ओरिएंटेशन। चौथा किसकी जानकारी देता है, स्पिन के बारे में। इसके बारे में जानकारी देता है, स्पिन के बारे में भाई। तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, स्पिन। तो भाई इट टेल अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, स्पिन भाई अकॉर्डिंग टू एक्सिस का अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, या क्या हो सकती है आपके पास एंटी क्लॉक हो सकती है। क्लॉकवाइज या तो ऐसे घूम सकती है, या कैसे घूमेगी, या ऐसे घूम सकती है, या तो ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही है। या तो स्पिन होगी क्लॉकवाइज या क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई एक। तो भाई ध्यान देंगे यहाँ पे। तो एस की वैल्यू क्या लेते हैं, स्पिन की प्लस माइनस हाफ। क्या लेते हैं, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। अब देखो एक छोटा क्वेश्चन करता हूं मैं, सभी की वैल्यू बताऊंगा उसके अंदर। एस स्पिन के बारे में देता है, वो प्लस हो सकती है और माइनस हो सकती है। और ये प्लस माइनस क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, एक की एरो ऊपर एक की एरो नीचे, इसका मतलब एक क्लॉक है तो एक दूसरे का है एंटी क्लॉक है, इसलिए वैल्यू प्लस माइनस हाफ आती है, ठीक है। इसलिए वैल्यू प्लस माइनस हाफ आई है, क्योंकि एक एरो ऊपर होता है, जैसे बॉक्स के अंदर एक एरो ऊपर एक नीचे, और ऐसे हाफ करके दिखाना है इसको, ऐसे नहीं करके दिखाना, ऐसे एक्चुअल चेक करने का ये है सही तरीका, ये नहीं है ऐसे एरो पूरा ऐसे कर दो, ऐसे नहीं कर दो, ठीक है। तो भाई एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ।
अब देखो, मान लो आपसे लिख दिया उसने 3p लिख दिया जैसे मान लो, ठीक है, और आपसे पूछ लिया भाई n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, चारों क्वांटम नंबर का दो। प्रिंसिपल, ये कौन है, एंगुलर मैग्नेटिक स्पिन, करो भाई। आगे वाला डिजिट किसके बारे में जानकारी देता है, n का मान 3 आ गया भाई, l का मान टेबल से याद करेंगे, टेबल कितनी बार बता दिया आपको, 0 1 2 3, s p d f भाई। t के लिए मान कितना होता है, 1 होता है, कर दो पुट यहाँ पे। l का मान कितना आ गया, 1। m का मान कैसे चलता है, -l 0 टू +l, तो भाई -1 0 +1, ठीक है। s का मान प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ आ गया, तो ये वैल्यू आ गई NLMS, NLMS, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। या आपसे लिख दिया हो 5F, क्या लिख दिया हो 5F, इसके लिए बताओ भाई NLMS, n का मान कितना है 5, l का मान कितना है 3, m का मान कितना आएगा भाई -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, s का मान प्लस माइनस हाफ, s का मान है क्योंकि प्लस माइनस हाफ का मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन अप और डाउन हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आपको, तो ऐसे बताना आपको। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, कब क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होता है, कौन कौन सी कंडीशन में क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, मतलब क्वांटम नंबर नहीं होता है, नहीं होता है। कब नहीं होता है वो देखो, कब नहीं होता है वो देखो भाई, कब नहीं होता है। देखो n और l कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, n का मान और l का मान बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब, ठीक है। दूसरा, l का मान m से छोटा नहीं होना चाहिए, l का मान क्या नहीं होना चाहिए, जो l है ना वो छोटा नहीं होना चाहिए m से कभी भी, सही लिखा, ये l छोटा है और m बड़ा है, मतलब ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब ये कैसे आती, दोनों बातें अभी सिखाते हैं आपको। मैंने लिख दिया जैसे n का मान 1, l का मान 1, m का मान लो 0 कर दिया और s का मान लिख दिया प्लस माइनस हाफ। आपसे पूछा गया कि क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है, आपने देखा n का मान भी 1 है, l का मान भी 1 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग है भाई। मान लो इससे तो छोटा ही है ना, तो ये वैल्यू तो ठीक थी, बट यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये बराबर नहीं हो सकते, क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक और करके देखते हैं, n का मान लो 2 है, l का मान 0 है मान लो, और m का मान लो उसने दे दिया 3, s का मान दे दिया प्लस माइनस हाफ। अब आपसे पूछा क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है भाई, बोलो नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो यहाँ पे, अरे l से बड़ी वैल्यू है m की, l से बड़ी वैल्यू है m की, नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल भाई, ठीक है। तो ऐसे पता करना होता आपको। तो दो बातें बताई है मैंने, कौन सी बातें बताई है, कौन सी बातें बताई है भाई, n l बराबर नहीं, क्वांटम नंबर पॉसिबल। अगर m बड़ा है l से, ये भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन मान लो, अगर ऐसे भी दे दिया आपसे, n का मान 2 दे दिया मान लो, और l का मान 5 दे दिया, ठीक है। बट l के लिए तो इस कंडीशन में हमें तो 3 ही बताया, क्योंकि ऑर्बिटल है, पर इसमें पॉसिबल तो इसमें भी नहीं है। देखो n का मान 2, l का मान 5, और भाई m का मान लो 4 है, s का मान प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो n से भी n l जो है
क्योंकि अगर मान लो नॉर्मल से नॉर्मल अगर 1s की बात करें, क्योंकि हमारे पास 5 ही ऑर्बिटल है, एस ना 4 ही है, एसपीडीएफ, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू 5 किस कंडीशन में है, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल है। कितने हैं? 4 ही ऑर्बिटल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पर ज्यादातर 2 इन बातों पे ध्यान देंगे, ये वाली बात, ठीक है। तो ये बातें ध्यान देंगे आप इस पे। तो ये हो गया आपके पास क्वांटम नंबर का स्पिन भी भाई, ठीक है। वैसे कई बार स्पेशल के लिए पूछे ना, जैसे कई बार मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया भाई 3p z पूछ लिया, तो n का मान कितना 3, l का मान 1, m का मान बताओ, s का मान प्लस माइनस हाफ। तो स्पेशल करके पूछे तो 3p ऐसे पूछ लिया, तो फिर आप जैसे इसके लिए चलोगे, मान लो ये पूछता, ये तो पता लग गया, इसके लिए आप -1 0 +1 मतलब ये मान लिखते ना m का, ठीक है। और अगर स्पेशल इसी का पूछ रहे, मान लो नाम करके दे दिया pz लिख दिया उसने कि भाई मेरे को तो इस चीज की चाहिए, px py को रहने दो दूर, सिर्फ इसके लिए, तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आती है 0, क्या वैल्यू आती है 0। भाई जर्नल के लिए पूछे तो तीनों लिखोगे, स्पेशल के लिए पूछे तो फिर स्पेशल के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। वो मैं एक टेबल बनाता हूँ अभी आपके लिए, स्पेशल का केस कब है, क्योंकि कुछ काम स्पेशल के होते हैं ना, तो स्पेशल का काम कौन सा वो देखना, ठीक है। बट वैसे फिक्स नहीं है, पर स्पेशल के केस में अगर पर्टिकुलर करके देना, देखो ऐसे 3dxy लिख के दे भाई, x 3dxy है, तो उसके लिए m का मान कैसे दो बताओगे आप, तो वो बता रहा हूं आपको। जर्नल के लिए दे, मान लो सीधा 3d दे दिया, तो फिर -l से +l आपको चलना ही है उसमें, ठीक है। तो देखो वो मैं बना देता हूँ टेबल, ये बना दी टेबल, लो ये pz, ये px, ये py, ये सिर्फ लिख लो यहाँ पे स्पेशल, स्पेशल के केस में m का मान, जैसे इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए -1, ठीक है। इसी तरह d के केस में लेंगे, d के अंदर कितने होते हैं 5 होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, एक dx² - y², एक dxy, पहले dz² लो, ठीक है ना, वो चलो दोनों साथ ले लेते हैं, dxy, dyz, dxz, ठीक है। एक कौन सा बच गया dz², पाई इसके लिए 0, इसके लिए +2, इसके लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए +1, इसके लिए +1। अब थोड़ा देखो याद आप कैसे करोगे, जिसमें देखो x होता है, x के लिए +1 होता है, y के लिए -1, z में तो 0 होता है, तो चाहिए और इसका dz² हो चाहे pz हो तो 0 ही है। देखो इसमें आगे x आ गया ना, जैसे x आगे है +1, y आगे है, y के केस में माइनस होता है, और भाई dx² - y² में +2 और इसमें -2, ठीक है। अब देखो कैसे आंसर देना आपको, देखो मान लो आपसे पूछ लिया 3dx² - y², इसके अंदर बताओ n का मान 3 है भाई, l का मान वो तो वही होगा, वो टेबल भूल मत जाना, भूल मत जाना, क्या नहीं भूल जाना भाई, ये नहीं भूलना, 0 1 2 3 दिख रहा है, 0 1 2 3 SPDF, पर d के लिए l का मान 2 है, d के लिए l का मान है 2 है, m का मान अब ये आ गया भाई स्पेशल आ गया, स्पेशल मतलब इसके लिए स्पेशल क्या है, स्पेशल ये रहा आपके पास, स्पेशल केस के लिए क्या लेते हैं 2 लेते हैं, +2। ये फिक्स नहीं है, बट स्पेशल केस में फिर यही दिखाए, नहीं तो फिर मेरे को ऐसे करना पड़ता है। अगर जर्नल देता है ना वो ऐसे 3D दे देता, तो वह d का कोई भी हो सकता है, तो फिर आप चलोगे m के लिए आप क्या बताओगे, क्योंकि l का मान 2 है ना, तो m का मान क्या आता है -l से लेकर फिर 0 फिर +l, तो फिर उस केस में जर्नल के लिए, ये देखो जर्नल के लिए फिर क्या लिखते हैं आप -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो ऐसे बताना पड़ेगा आपको, तो ये बात ध्यान रखना।
स्पेशल के लिए पूछे फिर ये याद कर लेना आप यहीं से, ठीक है। तो मैंने बता दिया स्पेशल के केस के लिए ये मान होंगे पी के और इसके, ओके, प्लीज ध्यान रखना। या जैसे इसी में जैसे मान लो ऐसे पूछ रहे 3py, 3py, तो भाई n का मान 3, l का मान 1, m का मान स्पेशल आ गया, स्पेशल के लिए बॉक्स अभी बनाया था, कितना था -1, बस s का मान पूछे तो प्लस माइनस, स्पेशल का पूछे तो ऐसे करना था, जनरल वाले में तो फिर आप -l से +l चलोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। क्वांटम नंबर पूरा हो गया ये। एक इसमें एक बोर बन रही, रुको एक मिनट, तो ध्यान देंगे भाई ये टॉपिक कर लेना। चलो क्वांटम नंबर का पूरा हो गया, इस पे जो भी न्यूमेरिकल है ना, जो भी क्वेश्चन आएंगे वर्कशीट के वो कंप्लीट कर लेना। तो आई होप मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? हाँ जी आ गया, ठीक है, थैंक यू।